Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. In this video, we are going to cover Unit 4, Compound and Complex Sentences from Block 4 of the book BEGG 172, Language and Linguistics. If you have not watched Unit 3 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the full playlist, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। कभी कभी हम स्मॉलर सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक लार्जर सेंटेंस बनाते हैं और ये जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्लॉजेस। अब दो मेन तरीके होते हैं इन्हें कनेक्ट करने के। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है सबऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं? जब दोनों क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हों। मतलब एक सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस से मिलकर वो बना है, ठीक है, दो स्मॉल सेंटेंस से मिलकर बना है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है। मतलब दोनों अगर साथ में नहीं भी होंगे तो अलग अलग भी उनका एक मीनिंग है, एक मीनिंग कैरी कर रहे हैं। इंडिविजुअल सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन क्या होता है? जब एक क्लॉज मेन आइडिया होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। मतलब एक क्लॉज तो आपका होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो आप समझ गए? कोऑर्डिनेशन मतलब उसमें क्लॉजेस जितने भी होंगे सारे इक्वल इंपॉर्टेंस देते होंगे, सब जो है उनका इंडिविजुअली एक मीनिंग होगा, सारे इंडिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेशन में एक जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। सबसे पहले द रेन स्टार्टेड एंड द लैंडस्केप टर्न ग्रीन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखें, द रेन स्टार्टेड इसका भी अपना एक मीनिंग है, द लैंडस्केप टर्न ग्रीन इसका भी एक मीनिंग है। ये साथ में यहाँ पे जोड़ा गया है एंड की वजह से, लेकिन इन दोनों का इंडिविजुअली एक मीनिंग है, तो ये अकेले भी अपने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन उसके बाद है द रोड वॉज डिफिकल्ट बट शी डिसाइडेड टू टेक इट। द रोड वॉज डिफिकल्ट, शी डिसाइडेड टू टेक इट का भी अपना अलग अलग एक सेंस बन रहा है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सेंटेंस में दो पार्ट जो है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस है, दोनों ही जो है वो इंडिपेंडेंट है। देन उसके बाद आपका सबऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका द लैंडस्केप टर्न ग्रीन व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इधर क्या लिखा गया है? एक तो यहाँ पे द लैंडस्केप टर्न ग्रीन है, ये आपका इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग है। द लैंडस्केप टर्न ग्रीन इसका अपना एक मीनिंग है, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस। व्हेन द रेन स्टार्टेड, तो जो व्हेन द रेन स्टार्टेड है ये डिपेंड कर रहा है आपके फर्स्ट वाले पे। देन उसके बाद है शी विल नॉट कम टू मी बिकॉज शी हेट्स मी। तो यहाँ पे क्या है? शी विल नॉट कम टू मी, इसका तो अपना सेंस बन रहा है, राइट। अब जो दूसरा वाला है शी हेट्स मी, ये डिपेंड करता है पहले वाले पे, क्यों इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि वो मुझे हेट करती है, राइट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन में दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, सबऑर्डिनेशन में एक क्लॉज मेन होता है और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, या फिर और भी ज्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो एक तो आपका मेन होगा और बाकी जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, हाउ कोऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड। तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और इन्हें कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटर्स। अब क्या क्या कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं? जैसे कि एंड, बट, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर, और, नेवरदलेस। तो यहाँ पे आपको मैंने एक इमेज भी इंसर्ट की हुई है, आप इधर देख सकते हो। कोऑर्डिनेटर्स हैं इसमें एंड और बट, कंजंक्ट्स हैं इसमें नेवरदलेस, बिसाइड्स, हाउएवर, इन एडिशन। देन उसके बाद को रिलेटिव्स हैं यहाँ पे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर, और, नीदर, और, बोथ एंड। तो ये आपके कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको कनेक्ट करोगे, जब आप इनको बीच में लगाओगे तो दो सेंटेंसेस जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये सब वर्ड्स हेल्प करते हैं दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने में, ज्वाइन करने में, जिसमें दोनों क्लॉजेस का इक्वल रोल होता है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, सबका अपना एक मीनिंग होगा, सब इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। देन उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी मस्ट हरी नाउ और शी विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, दोनों का एक अलग अलग मीनिंग है और जो है बीच में वो इनको कनेक्ट कर रहा है। वी डिड नॉट आस्क फॉर एडवाइस एंड नाउ
वी आर सफरिंग। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस है, अलग अलग मीनिंग है और एंड जो है इनको बीच में कनेक्ट कर रहा है। नॉट ओनली वॉज द स्कीम बैडली प्लान्ड बट इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड एट द रॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो सेंटेंस है उन्हें कनेक्ट कर रहा है बट। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कोऑर्डिनेटर्स यूजुअली सेकंड क्लॉज के स्टार्ट में आते हैं। मतलब जो आपका सेकंड क्लॉज होगा, सेकंड सेंटेंस होगा, उसके पहले कोऑर्डिनेटर्स जो है वो लगेंगे। आप तीनों ही सेंटेंस में देख लो, और, एंड, बट, ये सेकंड क्लॉज चालू होने से पहले ही लग रहा है, मतलब सेकंड क्लॉज के स्टार्टिंग में ही आ रहा है। अगर उनकी पोजीशन गलत होती है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। अगर ये कोऑर्डिनेटर्स गलत हैं, गलत जगह पे लगाए जा रहे हैं, तो ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद एक रॉन्ग एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। एंड द लैंडस्केप टर्न ग्रीन द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एंड जो है, जो कोऑर्डिनेटर है वो शुरुआत में ही लगा दिया गया है। तो ये क्या है, ये चीज गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस सिमेंटिक इम्प्लीकेशन। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं अभी जो हमने पीछे देखे, वो सिर्फ कनेक्ट करने का, सिर्फ ज्वाइन करने का ही काम नहीं करते, वो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज करते हैं। उन्हें जर्नली 3 मीनिंग्स के बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंक्लूजन। जब किसी सेंटेंस में सिमिलर आइडियाज ऐड किए जाते हैं तो क्या वर्ड यूज होंगे वहां पे? वहां पे यूज होगा एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, इन एडिशन। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग एंड वी हैड गुड कंपनी। यानी दोनों बातें यहाँ पे ऐड हो रही हैं, फिल्म भी अच्छी थी और कंपनी भी। देन उसके बाद है आपका एक्सक्लूजन। जब ऑप्शन या चॉइस दिया जाए किसी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स यूज होंगे आपके और, ईदर, ईदर और, ऑल्टरनेटिवली। एग्जाम्पल देखें अगर, डोंट डिस्टर्ब द क्लास और आई विल पनिश यू। यानी शांति से बैठो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक तरीके की चॉइस दी गई है, आपको ऑप्शन दिया गया है। देन उसके बाद है आपका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब जहाँ पे अपोजिट आइडियाज दिखाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि बट, हाउएवर, नेवरदलेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही वॉज रिच बट हिज क्लोज डिडंट शो इट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, मतलब उसके रिच होने की भी बात की जा रही है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके कपड़ों को देख के ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि दोनों ही सेंटेंसेस में आपको क्या मिल रहा है, एक तरीके का अपोजिट आइडिया मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हाउ सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड। अब ये देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो होते हैं जहाँ एक मेन क्लॉज होता है जो सेंटेंस का मेन आइडिया होता है, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो उस मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। अभी हमने पीछे यही पढ़ा था ना सबऑर्डिनेशन में। तो सबऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दोनों का मतलब सेम ही होता है, जहाँ पे एक तो आपका मेन क्लॉज होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, और उसके साथ जो होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। डिपेंडेंट क्लॉज अकेला खुद कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। अब इन क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटर्स, यानी ऐसे वर्ड्स को जो बताते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज का कनेक्शन मेन क्लॉज से क्या है। ये कनेक्शन टाइम बता सकता है, रीजन बता सकता है, रिजल्ट बता सकता है, कंडीशन बता सकता है, मैनर बता सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सबऑर्डिनेशन कैसी क्रिएट होती है उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, सबऑर्डिनेटर्स है ये, सिंपल सबऑर्डिनेटर, कंपाउंड सबऑर्डिनेटर, कोरिलेटिव एंड अदर सबऑर्डिनेटर्स। तो ये आप यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके अंदर आप देख सकते हो कि जब हम सिंपल सबऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे तो इन वर्ड्स का यूज होगा कनेक्ट करने के लिए क्लॉजेस को। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सबऑर्डिनेटर्स को ही। ये क्या होते हैं सिंपल सबऑर्डिनेटर? ये एक सिंगल वर्ड में आते हैं और ये डायरेक्टली एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो सिंपल सबऑर्डिनेटर्स के अंडर आते हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, दैट, दो, व्हाइल, एक्सेट्रा। पीछे आपने इमेज में भी देखा होगा, इनमें से कुछ वहां पे भी थे। तो इन सबका अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इधर। जैसे कि बिकॉज एंड सिंस है, ये आपको रीजन बताता है, रीजन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट कम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे आपको रीजन दिया गया है कि वो क्यों नहीं आई, क्योंकि वो टायर्ड थी। वेन, आफ्टर, बिफोर, ये क्या शो करता है? ये आपको टाइम दिखाते हैं। जैसे कि ही कॉल्ड मी व्हेन ही रीच्ड, उसने मुझे कॉल किया जब वो पहुंचा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका इफ और अनलेस, ये आपको कंडीशन शो करते हैं।
जैसे कि इफ यू स्टडी यू विल पास, आप पढ़ोगे तभी पास हो पाओगे, तो ये एक कंडीशन है। ऑल्दो एंड दो, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, मतलब अपोजिट दिखाते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर गया। तो ये सिंगल वर्ड सबऑर्डिनेटर्स हमें बताते हैं कि क्लॉज किस वजह से, किस टाइम या किस सिचुएशन में रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स। कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स दो या उससे ज्यादा वर्ड के फ्रेजेस होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। ये मोस्टली थोड़े फॉर्मल साउंडिंग होते हैं। अभी आपने पीछे इमेज में भी देखा होगा, वहां पे भी आपको दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के फ्रेजेस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स के, जैसे कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एज सून एज, इवन दो, प्रोवाइडेड दैट, इन केस दैट, एज्यूमिंग दैट। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, या तो दो है या दो से ज्यादा वर्ड के फ्रेजेस हैं। अब यही फ्रेजेस जो हैं आपके, ये डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका शी लेफ्ट अर्ली सो दैट शी कुड कैच द ट्रेन। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है पर्पस। और यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड सबऑर्डिनेटर लगा है, सो दैट। तो ये सो दैट क्या दिखाता है, आपको किसी तरीके का पर्पस दिखाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका जो कंपाउंड सबऑर्डिनेटर यूज हुआ है वो यूज हुआ है इन ऑर्डर दैट। तो देख लेते हैं हम सेंटेंस। वी रोट इन इंग्लिश इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। ये क्या दिखा रहा है, ये भी आपको एक तरीके का पर्पस ही दिखा रहा है कि हमने इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इन ऑर्डर दैट आ गया। देन उसके बाद है आपका एज सून एज। तो एज सून एज कब यूज होता है, जब आप एग्जैक्ट मोमेंट या फिर टाइम बताते हो। As soon as the bell rang, the students rushed out. तो यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जैक्ट मूवमेंट की, जब बेल बजी थी तो स्टूडेंट जो थे वो बाहर आ गए थे, राइट। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, ये इवन दो है इसमें आपका कंपाउंड सबऑर्डिनेटर। तो सेंटेंस क्या है आपका, इवन दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ही फेल्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अपोजिट। इवन दो उसने अपना बेस्ट दिया था, पढ़ाई वढ़ाई करी होगी, बट उसके बाद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, अपोजिट दिखाया जा रहा है। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका, एज्यूमिंग दैट इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप। तो यहाँ पे आपका क्या है, कंपाउंड सबऑर्डिनेटर, एज्यूमिंग दैट। क्यों, क्योंकि ये किसी कंडीशन को एज्यूम कराने के लिए यूज हो रहा है। एज्यूमिंग दैट इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, मतलब हम एज्यूम करते हैं अगर रेन होगी तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। तो क्या दिखा रहे हैं, कंडीशन या फिर एज्यूम सिचुएशन। तो कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स का यूज होता है जब हमें मीनिंग को थोड़ा क्लियरली और लॉजिकली एक्सप्रेस करना हो। नेक्स्ट है आपका को रिलेटेड सबऑर्डिनेटर्स। को रिलेटेड सबऑर्डिनेटर्स थोड़े से यूनिक होते हैं, ये पेयर में आते हैं, यानी एक वर्ड सेंटेंस के एक पार्ट में यूज होता है तो दूसरा सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि इफ देन, सो दैट, नो सूनर देन, द मोर, द लेस। इसके अलावा और भी होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर। तो ये क्या करते हैं, एक जो होगा वो सेंटेंस के एक पार्ट में आएगा और दूसरा जो है वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझते हैं। सबसे पहले है, इफ यू वांट टू सक्सीड देन यू मस्ट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे आप इफ देख रहे हो, सेंटेंस के एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में देन लगा हुआ है। तो एक चीज तो ये हो गई कि दोनों मिलके जो है वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो इफ है वो एक कंडीशन बता रहा है कि अगर आप सक्सीड होना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इफ यहाँ पे एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और देन जो है वहां पे आपको रिजल्ट से कनेक्ट कर रहा है। देन उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, शी वॉज सो टायर्ड देन शी कुड नॉट स्टैंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सो लगा हुआ है और दूसरे में क्या लगा हुआ है, दैट। तो जो आपका सो है, सो यहाँ पे आपको डिग्री शो कर रहा है, सो टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड की बात हो रही है। और दैट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है रिजल्ट से, कि वो इतनी टायर्ड थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर भी यूज हो गया और देन भी यूज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक क्विक सीक्वेंस दिखाया जा रहा है दो एक्शन का। क्या दो एक्शन हुए हैं, सबसे पहले तो वो स्टेशन पहुंचा और दूसरा एक्शन ट्रेन वहां से चली गई। तो यहाँ पे
क्विक सीक्वेंस दिखाया गया, मतलब दोनों चीजें आसपास ही हुई है कि जैसे ही वो पहुंचा ट्रेन वहां से चली गई। देन उसके बाद है द मोर ही ईट्स द फैटर ही गेट्स। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, राइट? मतलब एक तरीके का कॉज इफेक्ट है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो फिर आप मोटे होते जाओगे। तो ये कोरिलेटिव फॉर्म्स सेंटेंस में रिदम और लॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल के सेंटेंस होते हैं बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर सबऑर्डिनेटर्स। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपको बहुत फोकस करके इसे समझना है। अगर आपने नहीं समझा तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सबऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो। अभी पीछे हमने इतने सारे पढ़े, ठीक है ना? तो हम उन वर्ड्स का यूज करते हैं सबऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन अदर सबऑर्डिनेटर के केस में आपको वो सारे वर्ड नहीं यूज करने। मतलब ट्रेडिशनली जितने भी अभी आपने पीछे देखे, आपको उनमें से एक भी यूज नहीं करना। कोई भी फिक्स्ड सबऑर्डिनेटर वर्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। सबसे पहले तो ये बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे फिर कैसे सबऑर्डिनेशन होगी? तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन क्रिएट होती है स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर के थ्रू। मतलब आप किसी भी तरीके का चेंज कर देंगे वर्ड ऑर्डर में या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू जो है आपका यहाँ पे सबऑर्डिनेशन क्रिएट होगी। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ज्यादा फॉर्मल या एडवांस राइटिंग में यूज होती है, स्पेशली टू ऐड स्टाइल और एम्फेसिस। तो हम इसके दो तरीके हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला, इन्वर्जन विद हैड, शुड और वर। तो यहाँ पे इस टेक्निक में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, हैड शी सीन मी शी वुड हैव वेल्ड। अब अगर हम इसे नॉर्मली लिखते तो हम यहाँ पे लिखते इफ शी हैड सीन मी, इफ लगता। लेकिन अभी हमने क्या बात करी कि पीछे दिए हुए जितने भी फिक्स सबऑर्डिनेटर्स थे वो तो हमें यहाँ यूज ही नहीं करने, और इफ तो हमने अभी देखा था पीछे आ रहा था, राइट? तो हमें इफ का यूज तो करना नहीं है। तो यहाँ हमने कैसे सबऑर्डिनेशन क्रिएट करा, हमने शी यानी कि सब्जेक्ट और हैड यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे हैड है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। और अभी हमने यही बात की कि सबऑर्डिनेशन के लिए या तो हम स्ट्रक्चर या फिर वर्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया, शी से पहले हैड आ गया, और इस हैड ने यहाँ पे इफ का ही काम करा है। इफ का काम क्या होता है, इफ का काम होता है कंडीशनल आइडियाज को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे हैड ने भी इफ का ही काम करा है, लेकिन इफ हमने नहीं लगाया। देन उसके बाद है शुड, क्योंकि ऊपर हमने इन्वर्जन विद हैड, शुड और वर के साथ ही देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आप मैंने आपको शुड का एग्जाम्पल दिया। अब शुड वाले एग्जाम्पल में देखिए, शुड यू फील टायर्ड टेक रेस्ट। यहाँ पे भी अगर हम इसको नॉर्मली बनाते तो क्या होता, इफ यू फील टायर्ड ये बोला जाता, राइट? लेकिन इफ का यूज नहीं कर सकते, अभी बात की पीछे वाले तो लगेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यू था आपका सब्जेक्ट, शुड था आपका ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब, तो शुड को हमने पहले लगा दिया, और इस शुड ने इफ का काम करा है यहाँ पे, यानी कि कंडीशनल आइडिया को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट है आपका फोरग्राउंडेड एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस। कभी कभी सेंटेंस में कोई डिस्क्रिप्शन या इमोशन को हम पर्पसली स्टार्ट में लाते हैं ताकि सेंटेंस में ड्रामेटिक इफेक्ट या एम्फेसिस बना रहे। इस तरह के सेंटेंस में सबऑर्डिनेशन नेचुरली फील होती है बिना किसी टिपिकल सबऑर्डिनेटिंग वर्ड के, जैसे कि ऑल्दो, बिकॉज, ये सब का यूज जो है वो नहीं करना है। यानी जब हम किसी एडजेक्टिव या इमोशन को पहले रखते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है जैसे एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस स्टाइल और स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सैड एज ही वॉज ही कंटिन्यूड द जर्नी। तो इसका अगर नॉर्मल वर्जन होता तो होता दो ही वॉज सैड ही केप्ट गोइंग। मीनिंग ये है कि वो सैड था लेकिन फिर भी उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। यहाँ सैड एज ही वॉज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, जिससे सेंटेंस थोड़ा सा इमोशनल और पावरफुल लगता है। सबऑर्डिनेशन यहाँ पे स्टाइल के थ्रू क्रिएट हुई। मतलब यहाँ पे हमने सैड एज ही वॉज को पहले लगा दिया ताकि इमोशन जो है वो और ज्यादा पावरफुल लगे।
राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने दो का यूज नहीं करा, राइट, क्योंकि ये क्या था, ये हमारे जो पीछे पड़े हुए फिक्स सबऑर्डिनेटर्स थे उनमें से एक था। तो दो का तो हमने यूज करा नहीं, तो हमने ये नॉर्मल सेंटेंस को तो हटा दिया। तो हम यहाँ पे कैसे सबऑर्डिनेशन बनाई हमने, यहाँ पे हमने सैड एज ही वॉज को पहले रख दिया। इससे क्या हुआ, इमोशन जो है वो और ज्यादा पावरफुल लगने लगा, और सबऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे स्टाइल के थ्रू क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है आपका टायर्ड दो दे वर, दे फिनिश द वर्क। तो अगर इसका नॉर्मल वर्जन होता तो होता ऑल दो टायर्ड दे कंप्लीटेड इट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग थके हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा किया। टायर्ड दो दे वर, ये स्टार्ट में आने से सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट और एम्फेसिस दोनों आ गया। कॉन्ट्रास्ट कैसे आया, पहले हमने इसे लगा दिया टायर्ड दो देवर दे फिनिश द वर्क, दोनों चीजें अपोजिट तो दिख ही रही हैं। टायर्ड थे फिर भी उन्होंने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, टायर्ड दो देवर को आगे लगा देने से कॉन्ट्रास्ट भी दिख गया और एम्फेसिस भी दिख गया, मतलब जो इंपॉर्टेंस थी वो टायर्ड दो देवर को मिल गई यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करते हैं, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ, और पीडीएफ नोट्स मैं आपको पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.